आगे पढ़ा जाए भाई। देखिए आपका 122 बताया गया और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है। एक पॉइंट याद रखिए, आपका एमसी वर्गीज बनाम टीजे पोनान के केस में कहा गया कि यह जो कम्युनिकेशन या संसूचना या जानकारी है या जो बात बताई गई है, ये विवाह विघटन के पश्चात भी क्या रहेगी, संरक्षित। हम एक कदम आगे जाकर भी बता रहे हैं कि अगर संसूचना देने वाला मर गया तब भी क्या रहेगी, संरक्षित। एक कदम आगे बढ़कर जानना है। अब आइए 123। 123 से बस एक क्वेश्चन बनता है, पापुली लेक्स सुप्रीमो, यानी कि लोकहित सर्वोच्च विधि होती है, ये किस सेक्शन में है, पापुली लेक्स सुप्रीमो। मैक्सिम याद रखिए, खूब बना है। पापुली लेक्स सुप्रीमो, लोकहित या लोक विधि, सर्वोच्च विधि होती है लोकहित, ये किस धारा में है, आपका 123 में केस पूछा जाए तो स्टेट ऑफ पंजाब बनाम सुखदेव सिंह सोढ़ी, एस एस सोढ़ी। सुखदेव सिंह सोढ़ी का केस है। केस भी पूछा गया है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पापुली लेक्स सुप्रीमो, तो नोट्स में भी है। केस कौन सा है, एस एस सिंह, सुखदेव सिंह सोढ़ी। देखिए इसमें क्या है आपका। अब देखिए एक आपका पहले कंसेप्ट बनाइए तब बैरक शुरू किया जाए। एक होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट और एक होता है पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल दोनों में थोड़ा अंतर जानिए। पब्लिक इंटरेस्ट ये है यानी कि लोकहित। लोकहित मतलब कि जनता का हित। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बातें लोकहित में प्रकट नहीं की जानी चाहिए और सरकार इसका दुरुपयोग भी करती रही और भ्रष्टाचार जन्म भी लेता रहा और सरकार लोगों को बताती ही नहीं थी, न्यायालय को बातें बताती ही नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं। ये कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, यानी कि राज्य को भी अपना मने हित देखने का अधिकार है, अपना हित संरक्षित करने का अधिकार है। और जहाँ भी पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट में टकराव होगा, आपका विद्वान भी यही कहते हैं, कानून भी यही कहता है कि वहाँ लोकहित या जनता का हित सर्वोच्च होगा, यानी कि पापुली लेक्स सुप्रीम। अब जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण सामाजिक लिया जाए तब विधिक लिया जाएगा। सामाजिक उदाहरण आप ये दे सकते हैं कि मान लीजिए रोड भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है और रोड चौड़ीकरण करना है, तो सर लोकहित ये है कि जो आसपास के मकान है रोड के उसको तोड़ा जाए और रोड का चौड़ीकरण किया जाए। व्यक्तिगत हित क्या है कि जिनके जिनके मकान हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारा मकान न टूटे ताकि हमारा जो आश्रय है वह ना रहे। तो अब समस्या ये आई कि दोनों में अगर टकराव होगा तो किस हित को प्रश्रय दिया जाएगा, लोकहित को। अब दूसरा उदाहरण आपका वर्तमान में आर्यन खां का देख सकते हैं। एनसीबी ने ये कहा कि कुछ इंटरनेशनल चैट पाए गए हैं व्हाट्सएप पर, जिससे ये इंडिकेट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके संबंध कोकीन इत्यादि वालों से हैं। तो कोर्ट ने पूछा कि क्या चैट में लिखा है, तो देखिए एनसीबी ने यही कहा कि हम नहीं बता सकते क्या लिखा है क्योंकि इससे आपका पब्लिक इंटरेस्ट या लोकहित को क्या पहुंचेगी, हानि। और नहीं बताया, बताया नहीं एनसीबी ने, भले जमानत मिल गई क्योंकि वे बातें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोकनीति के लोकहित में क्या की जाती हैं, दबा दी जाती है। जैसे कि एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि आपका
ये सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई? अब सरकार से लोग रोज हटियाई लगाते हैं, लेकिन आज तक मैं बता दूं, सरकार ने नहीं बताया कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। और हुआ कि जो विदेश से संसूचना आई है उसका क्या? 124 में जाएगा। अगर उससे लोक हित को नुकसान पहुंचता है, विदेशी संबंध खराब होते हैं, तो सरकार उस जानकारी को प्रकट करने से क्या कर देगी? इनकार। अब आइए, लेकिन लेकिन लगाना है भाई। यदि अब लोक हित को नुकसान पहुंचता है कि नहीं, ये अंतिम डिसीजन आपका कोर्ट को भी करना है। कोर्ट चाहे तो सरकार के तर्क को मानने से इनकार कर सकता है, और वह दस्तावेज कह सकता है सरकार से कि आप पेश कीजिए। यानी कि अनुधारा 123 और 124 के नियम को विफल किया जा सकता है। वह सेक्शन है आपका एविडेंस का 162 के तहत सरकार के माने जो तर्क हैं उसको न्यायालय मानने से इनकार कर सकता है। एक लास्ट उदाहरण दें, क्योंकि उदाहरण ही ज़्यादा है। देखिए आपका लगातार 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन जब जे का एग्जाम हो रहा था, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गलत क्वेश्चन ही बनाता था, गलत आंसर निकालता था। कुछ लड़के हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट काफ़ी रुष्ट हुआ और कहा कि वह कौन एक्सपर्ट हैं आपके जो ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं, उन एक्सपर्टों का नाम बताइए। ने कहा कि अगर हम नाम बता देते हैं तो लोकहित को क्या पहुंचेगा? नुकसान। तो कोर्ट ने कहा कि सबको न बताइए, हमें बताइए, और 2 घंटे में आज ही बताइए। तो आनन फानन में आयोग ने एक लिफाफे में एक्सपर्ट के नामों को हाई कोर्ट को बताया। फिर आपका लोकहित को जैसे कि कहा जाएगा, इसी में देखिए काला धन भी आपका ये हुआ कि सरकार ने स्विट्जरलैंड की सरकार से समझौता किया है कि आप मन कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था कि आप काला धन या ब्लैक मनी वालों की लिस्ट दीजिए, और स्विट्जरलैंड से जो समझौता हुआ है कि वह लिस्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, ओपन नहीं की जाएगी। तब आ गया सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने यही कहा कि भाई विदेशी संबंध खराब होंगे। विदेशों से हमने क्या किया है? एग्रीमेंट किया है, और हम ये जानकारी नहीं दे सकते कि कौन सी लिस्ट आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जानकारी दीजिए, ये जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी और कोई लोक हित को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही मंगाया, खुद ही देखा और फाइल क्या किया, जब्त कर लिया कागज। दूसरे लोग जान नहीं पाए, दूसरे लोग आज तक नहीं जान पाए कि किसका लिस्ट में नाम है, केवल एक अनुमान लगाए। इसका मतलब ये हुआ इतना बताने का कि पापुली लेक्स सुप्रीमो, यानी कि लोकहित के आधार पर सरकार चाहे तो कोई दस्तावेज प्रकट करने से, जिसे साक्ष्य में पेश करने की क्या की गई है मांग, इनकार कर सकती है। और आपका जैसे कि पेगासस मामला भी काफ़ी अच्छा उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप वह दस्तावेज लाइए जिस दस्तावेज के आधार पर ये टेपिंग की गई या कुछ भी किया गया। तो सरकार ने कहा कि इससे इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगी, सुरक्षा हम नहीं बता सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंत में जांच का क्या दिया? एसआईटी बनाकर आदेश कि पेगासस मामले की अब क्या होगी जांच। सरकार ने लेकिन कागज नहीं दिया, अब जांच भाई जजों की कमेटी करेगी। तो इसी प्रकार अब आइए 123 अब आसान हो जाएगा। देखिए 123-24 दोनों को मिक्स करके बताया गया। राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए
अनुज्ञात न किया जाएगा सिवाय संपृक्त विभाग के प्रमुख अफसर की अनुज्ञा के, जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे विधारित करेगा। यानी कि विधारित ना आए तो लिख लीजिए देने से इनकार कर देगा। विधारित मतलब क्या हुआ, देने से क्या कर देना, इनकार। अब आवश्यक तथ्य तोड़ लिया जाए 2 लाइन में। पहला यह है कि जो दस्तावेज हैं उसको साक्ष्य में पेश किए जाने की क्या की गई हो मांग। दस्तावेज राज्य के क्रियाकलाप से क्या हो संबंधित। तीसरा, दस्तावेज प्रकाशित हो गया हो कि अप्रकाशित हो, तो आप क्या मारेंगे, अप्रकाशित हो। और आपका तो अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा, तो क्या नहीं किया जाएगा, अनुज्ञात। उसको बैरक पर लिख लें, अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। तो कौन अनुज्ञा दे सकता है या अनुज्ञा देने से इनकार कर सकता है, तो जिस विभाग का सरकारी विभाग का दस्तावेज है उसका प्रमुख अफसर या तो अनुज्ञा दे कि ये दस्तावेज कोर्ट में क्या किया जाए, पेश किया जाए, या पेश करने से वह क्या कर सकता है, इनकार। इसी को हम कहते हैं पापुली लेक्स सुप्रीमो, यानी कि जो दस्तावेज अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं और लोक हित को नुकसान पहुंच सकता है साक्ष्य में देने से, तो सरकार अधिकारी हैं, विभाग का प्रमुख है, वह उस दस्तावेज को साक्ष्य में प्रस्तुत करने से क्या कर सकता है, इनकार। ये आपका कौन सी धारा है, 123। केस याद रखिए, SS सोढ़ी। 124 आज ये भी छोटी है, शासकीय संसूचनाएं, यानी कि कोई भी लोक अफसर उसे शासकीय विश्वास में दी गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जबकि वह समझता है कि अगर हम प्रकट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट को या लोक हित को क्या पहुंच सकता है, नुकसान। तो देखिए आपका भाई यहाँ संसूचनाओं के बारे में है, यानी कि किसी लोक अधिकारी को, सरकार के अधिकारी को कोई जानकारी प्राप्त हुई हो, चाहे देश से हुई हो या विदेश से। पहली बात, कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई हो, घर में, घर से कि बाहर से कि दोनों, दोनों। चलिए अगला आपका शासकीय विश्वास में किसी लोक अफसर को कोई जानकारी दी गई है और आपका वह लोक अफसर ये समझता है कि अगर हम इस जानकारी को क्या कर देंगे, प्रकट कर देंगे, तो आपका पब्लिक इंटरेस्ट को क्या पहुंचेगा, नुकसान। तो प्रकट करने से वह क्या कर सकता है, इनकार। और उदाहरण बताया गया, 2-3 फिर उदाहरण देखिए। अगर विदेश से कोई संसूचना सरकार के किसी अधिकारी को मिली है और सरकार का अधिकारी ये समझता है कि अगर हम इसे प्रकट कर देंगे तो लोक हित को क्या पहुंच जाएगा, नुकसान, तो प्रकट करने से क्या कर देगा वह अधिकारी, इनकार। जैसे कि आपका बताया गया सुभाष चंद्र बोस का के मामले में आज तक प्रकट नहीं की गई और नहीं की जाएगी जल्दी। पेगासस मामले में, स्विट्जरलैंड के मामले में क्या प्रकट की गई जानकारी, नहीं की गई। तो आपका यानी कि शासकीय संसूचनाओं को प्रिविलेज या विशेषाधिकार की धारा में 124। अब श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राज नारायण का केस आया और सरकार ने दस्तावेज पेश करने से इस आधार पर इनकार किया था कि अगर दस्तावेज पेश कर दिया जाए तो सरकार जो बचाव कोर्ट में ले रही है वह बचाव ही विफल हो जाएगा। तो न्यायालय ने कहा कि यह कोई आधार नहीं होगा कि आपके तर्क विफल हो जाएंगे, आप वह दस्तावेज क्या करिए, पेश करिए। आइए देखा जाए 125। एक ही लाइन का क्वेश्चन बनता है, अपराधों के करने के बारे में जानकारी, तो वहीं बैरक पर लिख लेना है मुखबिरों या जासूसों या ट्रैप विटनेसों को
किस सेक्शन में संरक्षण दिया गया है? 125 में। यानी कि ट्रैप विटनेस या जासूस या जो मुखबिर होते हैं, जाल साक्षी होते हैं, पास साक्षी होते हैं। तो क्वेश्चन ये बना है कि मुखबिरों को संरक्षण किस सेक्शन में दिया गया है, तो उसको बैरक पर लिख लीजिए 125। अब देखिए ध्यान से भाई, किसी भी मजिस्ट्रेट से या किसी पुलिस ऑफिसर से ये नहीं पूछा जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें विवश नहीं किया जाएगा कि वे बताएं कि किसी अपराध के किए जाने की सूचना उन्हें कहां से प्राप्त हुई। फिर एक बार देखिए, यहाँ शब्द पकड़िएगा 125 में, विवश नहीं किया जाएगा कि अनुज्ञा नहीं दी जाएगी कि दोनों। तो शब्द पकड़े रहिए, क्या नहीं किया जाएगा? विवश, स्वेच्छा से आकर देते। फिर एक बार देखिए, ये एक पुलिस का मुखबिर था, पुलिस को सूचना दिया कि यहाँ डकैत आकर रुके हैं, डकैती करने वाले हैं। पुलिस गई छापा मारने, छापा मारकर डकैतों को पकड़ ली। तो क्या पुलिस से न्यायालय में ये पूछा जाएगा कि बताइए आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? पूछा जाएगा कि नहीं? यानी कि विवश नहीं किया जाएगा। तो आपका यानी कि मुखबिर का नाम और किसने सूचना दी, ये गुप्त रखा जा सकता है। किस धारा में? 125। अच्छे से तैयार रखिए। ये धारा क्यों बनाई गई, तो आप लोग खुद बताइए। ये धारा क्यों बनाई गई? क्या उद्देश्य रहा होगा कि ऐसा किया गया? ताकि आम जनता भी पुलिस और मजिस्ट्रेट को निसंकोच होकर अपराधों की सूचना दे और इस बात से बिल्कुल निफिक्र रहे कि हमारा नाम ओपन किया जाएगा, क्योंकि नाम ओपन करने पर क्या लगा दी गई है? रोक। याद रखिए, इसको आप देख सकते हैं जैसे कि इतना बड़ा इनामी है, जो भी कोई सूचना देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, इनाम की रकम भी पाएगा। तो ओपन नहीं होता नाम कि कौन सूचना दिया अपराध की। सेम आपका राजस्व अफसर, अगर कोई राजस्व संबंधी अपराध किया गया है और राजस्व ऑफिसर को सूचना दी गई कि रेवेन्यू संबंधी ये अपराध किया गया है, तो राजस्व अफसर को विवश नहीं किया जाएगा कि आप बताइए कि ये संसूचना आपको कहाँ से मिली। यानी कि स्रोत नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि आपका एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन से सूचना दी कि इस स्थान पर ये घटना हुई है, तो क्या पुलिस को विवश किया जाएगा? बताइए सूचना कैसे मिली? नहीं। कौन सी धारा संरक्षण देती है? 125। तो मुखबिरों को कौन सी धारा संरक्षण देती है? पूछ ले, 125। रट कर जाइएगा। अब आइए वकील साहब पर थोड़ा आ जाए। आप वकील साहब हैं, तो वकील साहब को कौन सी धारा संरक्षित करती है? 126 करेगी। और वकील साहब के जो मुंशी हैं, क्लर्क हैं, टाइपराइटर हैं, लिपिक हैं, उनको कौन सी धारा संरक्षित करेगी? आपका 127। अब आइए पहले वकील साहब का देखा जाए, एक दो उदाहरण, तब बैरक शुरू किया जाएगा। यहाँ से भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, और अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से टेक्निकल भी क्वेश्चन बनता है। पहले एक एक करके समझिए, तब यहाँ बैरक तोड़ना पड़ेगा और कुछ उसमें से क्लू हम निकालेंगे। और देखिएगा, देखिए वकील साहब ने अपने क्लाइंट को, क्लाइंट माने मुवक्किल, मुवक्किल यानी कि कक्षीकार को, फिर एक बार आए क्लाइंट, उसको आपका उर्दू में मुवक्किल कहते हैं और शुद्ध हिंदी में कक्षीकार। वो कच्छी बनियान वाला गाना मार दीजिएगा कक्षीकार कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, वकील साहब जब मुवक्किल, मान लीजिए एक अभियुक्त है, ध्यान समझिए, और हत्या करके आया है, वकील साहब के पास आया, पूरी कहानी बताया और कहा कि आप हमारा क्या करिए,
बचाव करिए। तो क्या वकील साहब को पकड़कर पुलिस या न्यायालय ये पूछ सकता है कि बताइए अभियुक्त ने आपको क्या कहानी बताई? बताइए, पूछ सकता है कि नहीं? नहीं, भाई नहीं पूछ सकता। वकील साहब को बहुत बड़ा संरक्षण दिया गया कि धारा में 100। अब वकील साहब उसको सलाह दिए कि चलो हम ये करना है। तो बताइए वकील साहब ने अभियुक्त को क्या सलाह दिया? क्या ये बात प्रकट की जाएगी कि नहीं? नहीं की जाएगी। तो बताइए, वक माने अधिवक्ता की संसूचना को संरक्षित किया गया है कि क्लाइंट के की दोनों की? दोनों। अधिवक्ता ने क्या अभियुक्त को सलाह दी? ये भी प्रकट नहीं। अभियुक्त ने वकील को क्या बताया? ये भी प्रकट नहीं। नहीं, अगर ये सब नहीं रहता तो पुलिस वाले क्यों अभियुक्त को खोदते? वकील साहब को ही पकड़ लेते और पूछते कि बताइए क्लाइंट, आपके क्लाइंट ने क्या क्या राज उगले हैं। तो वकीलों को, अधिवक्ताओं को संरक्षित किया गया है किस धारा में? 106। और चूंकि जब वकील साहब अपना सलाह देते हैं, अभियुक्त उनको बताता है, तो वहाँ उनके मुंशी भी चक्कर काटते रहते हैं, टाइपराइटर भी हैं, लिपिक भी हैं, सेवक भी हैं। तो आपका, तो उन पर भी 126 लागू होगी और वो लोग भी प्रकट नहीं करेंगे। तो एक सेक्शन आगे बढ़ जाना है कि 126 के नियम वकील साहब के लिपिक और मुंशी पर भी लागू होगा। तो कौन सी धारा? 127। अभी भूमिका चल रही है, एक और भूमिका देखिए। लेकिन 3 ऐसे एक्सेप्शन हैं जहां की वकील साहब अपने क्लाइंट की बातों को प्रकट कर सकते हैं। पहला ये है कि अगर वकील साहब को संसूचना दी गई है किसी अपराध को अग्रसर करने में। अब एक संसूचना हम दिलवा रहे हैं। एक व्यक्ति आता है, वकील साहब से मिलता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ बी की हत्या करने, और जब मैं हत्या करके आऊँगा तो आप हमें क्या करिएगा? बचा लीजिएगा। तो बताइए ये संसूचना संरक्षण से, प्रकटन से संरक्षित होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। वकील साहब बोल सकते हैं कि हमको ये बताया। दूसरा, अब वकील साहब को माने वकील रखने के पश्चात या तो कोई अपराध किया है या फ्रॉड कर दिया, तो एक फ्रॉड करवा दिया जाए। वकील साहब से आया कागज लेकर, वकील साहब ने कागज देखा, वकील साहब ने ये देखा कि आपका 10,000 रुपया ए ने बी को उधार दिया है, ये वसूलना है। वकील साहब ने मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा कर दिया तो बाद में पता लगा कि ये 10,000 तो 1 लाख में बदल गया है। यानी कि इसका मतलब कि हमारे ही क्लाइंट ने जब आया था तो 10,000 और कितना अब दिखा रहा है? 1 लाख। यानी कि फ्रॉड किया कि नहीं किया? किया। और आज आईपीसी में चलेगा भी कूटकरण। यानी कि आईपीसी की धारा 463, 10 रुपये की जगह कितना लिख दीजिए? 100 रुपया। तो उसको कूटकरण कहा जाता है। दस्तावेज में क्या कर दिया गया? कूट रचना। अगला देखिए भाई आपका, और तीसरा ये रहा कि आपका नियोजन के पश्चात अपराध कर दिया। यानी कि ए ने बी को, ए ने वकील साहब को अपना वकील बनाया और उसके बाद कोई अपराध करता है, तब वकील साहब कह सकते हैं कि नियोजन के बाद ये कोई क्या किया है? अपराध। तो आइए वकील, तो बताइए किसकी संसूचना को प्रकटन से संरक्षित किया गया है? वह अधिवक्ता के कि क्लाइंट के कि दोनों के? कौन सी धारा में? 126। अधिवक्ताओं को प्रिविलेज किस धारा में? 126। क्लाइंटों को प्रिविलेज किस धारा में? 126। तो अब एक और सिद्धांत, तब सेक्शन शुरू किया जाए। जो कार्य सीधे नहीं किया जा सकता उसको टेढ़े भी नहीं किया जा सकता। यानी कि जो कार्य
कोई व्यक्ति डायरेक्ट रूप से नहीं कर सकता, उसको इनडायरेक्ट रूप से भी नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत एविडेंस की धारा 127 में है। क्यों? क्योंकि जो लिपिक है, मुंशी हैं, क्लर्क हैं, वो भी प्रकट ये बातें करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो वकील साहब नहीं कर सकते, वो उनका मुंशी क्या करने की हिम्मत रखता है कि नहीं? नहीं रखता। तो अब बेरक देखिए, बेरक सही रहेगा भाई। वृत्तिक संसूचनाएं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये कैसी संसूचनाएं हैं? वृत्तिक या प्रोफेशनल। एक एक शब्द देखिए। कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार की अभिव्यक्ति सम्मत के सिवाय, तो पहला अपवाद ये मिला कि अगर क्लाइंट, देखिए अपवाद भी चलना है। पहला अपवाद क्या मिला कि अगर क्लाइंट ही क्या हो जाए? रजामंद। यानी कि क्लाइंट ही कह दे कि हमने वकील साहब को क्या बताया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वकील साहब कोर्ट में क्या करें इस बात को बता दें। तो अभिव्यक्त रूप से सम्मत दिया है, क्लाइंट के इम्प्लाइड रूप से स्पष्ट लिखा है। किस रूप में? अभिव्यक्त। एक एक शब्द देखिए। कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षकार की अभिव्यक्ति सम्मत के सिवाय ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए जो उसके ऐसे बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील की हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में या नियोजन के प्रयोजनार्थ, दोनों अलग अलग बातें हैं, संसूचना दी गई हो। किसके द्वारा दी गई हो? कक्षीकार द्वारा दी गई हो। किसको दी गई हो? एडवोकेट साहब को दी गई हो। दूसरा शब्द महत्वपूर्ण है, नियोजन के अनुक्रम में दी गई हो, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या नियोजन के प्रयोजनार्थ, नियोजन के प्रयोजनार्थ। अब यहाँ आपको सतर्क रहना है कि नियोजन के अनुक्रम का मतलब क्या हुआ और नियोजन के प्रयोजनार्थ क्या हुआ। अच्छे से याद रखिएगा। नियोजन के अनुक्रम में मतलब ये हुआ कि वह क्लाइंट अपना अधिवक्ता उनको मान लिया और वकालतनामा पर क्या कर दिया? साइन। और प्रयोजनार्थ का मतलब ये हुआ कि क्लाइंट गया था वकील साहब के यहाँ, वकील साहब से अपनी पूरी कहानी बताया और वकील साहब ने केस लेने से क्या कर दिया? बताइए, वकील साहब इनकार कर दिए हैं तो क्या प्रकट कर देंगे? तो यही पॉइंट पकड़िए। अनुक्रम माने क्या? वकील रख लिया। और प्रयोजनार्थ मतलब कि वकील साहब से पैसे को लेकर या जो भी बातें हों, बात बन नहीं पाई, अपना अभियुक्त मैटर बता दिया, लेकिन वह वकील साहब उसका केस या तो लड़ने से इनकार कर दिए, या जो ये क्लाइंट हैं वह पैसा ही देने से उतना क्या कर दिया? इनकार। तो बताइए, दोनों मामलों में संरक्षित होगी बातें कि एक? दोनों। अगला देखिए, अगला देखिए भाई। प्रयोजनार्थ उसके कक्षकार द्वारा या की ओर से उसे दी गई हो, की ओर से। बताइए, की ओर से मतलब क्या हुआ? कक्षकार की ओर से। तो मान लीजिए अभियुक्त जेल में है, तो उसकी ओर से कौन जाकर वकील से मिलेंगे? उनके भाई घर वाले या उनके मित्र मिलेंगे। तो मित्रों ने, जो घर वालों ने बातें वकील साहब को बताई हैं, वे बातें संरक्षित होंगी कि प्रकट की जाएंगी? संरक्षित होंगी। चलिए बता तो दे रहे हैं, कम से कम पूछने पर। एक बार पढ़ा जाए, एक बार पूछा जाए, जब तक कि न बता दीजिए तब तक क्या किया जाए? बताया जाए, ताकि दिमाग में बैठे। देखिए एकदम आगे देखिए भाई आपका, या उसकी ओर से दी गई हो, अथवा किसी दस्तावेज की जिसमें वह अपने वृत्तिक नियोजन के अनुक्रम में या प्रयोजनार्थ परिचित हो गया है। यानी कि क्लाइंट ने या तो कोई जानकारी दी है, वह ऊपर वाला हो गया, या क्लाइंट ने कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था
और उस डॉक्यूमेंट से वकील साहब क्या हो गए थे पढ़कर परिचित। तो अगला देखिए, अंतर्वस्तु या दशा कथित करने को अथवा किसी सलाह को जो ऐसे नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ उसने अपनी कक्षिकार को दी है। तो जो ऊपर वाला भाग था वह कौन देता था? कक्षिकार किसको संसूचना या दस्तावेज पेश किया था? किसके समक्ष? वकील साहब के समक्ष या कक्षकार की ओर से कोई कहाँ पेश किया था? वकील। और लास्ट लाइन जो ये बता रहा है कि वकील साहब ने क्लाइंट को क्या सलाह दी, वह भी सलाह प्रकट की जाएगी कि नहीं की जाएगी? तो फिर एक बार बताइए, क्लाइंट की बातों को संरक्षित किया गया है कि वकील साहब के कि दोनों की? चलिए, दोनों की। कक्षकार को क्या सलाह दी? प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। अनुज्ञात नहीं किया जाएगा का मतलब कि परमिशन ही नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी? परमिशन। तो भाई इतना समझा गया, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो इसका अपवाद चला जाए। मैंने ये फिर एक बार समझिए, ये जो सेक्शन है इस सिद्धांत पर आधारित है कि चूंकि प्रत्येक अभियुक्त को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना बचाव कराने का अनुच्छेद 22 में 1 में मूल अधिकार है, सीआरपीसी की धारा 303 में है। अतः वकील अभियुक्त अपनी बातें खुलकर अधिवक्ता के सामने रखे और अधिवक्ता बिना हिचक के रखे। इस बात को जरा भी उसे ये न हो कि वकील साहब न्यायालय में हमारी बातों को क्या कर देंगे प्रकट, और वकील साहब भी क्लाइंट को खुलकर सलाह दें, क्योंकि जरा भी ये न रहे कि हमारी बातें क्या हो जाएंगी न्यायालय में प्रकट। लेकिन तो बताइए, विवश नहीं किया जाएगा कि अनुज्ञा नहीं दी जाएगी कि दोनों? तो आपका क्या लिखा है? तो आपका अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, अर्थात अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। देखिए परंतु, तो जब भी परंतु पढ़िए, अब कब, देखिए फिर एक बार भाई यही अपवाद पूछा जाता है कि कब कब क्लाइंट द्वारा वकील साहब को दी गई संसूचना प्रकट की जा सकती है, न्यायालय में ओपन की जा सकती है। तो पहला हमने बताया था, जब क्लाइंट अभिव्यक्त रूप से क्या हो जाए, रजामत या सम्मत या कंसेंट। फिर एक बार याद रखिए, पहला कब प्रकट की जा सकती है? जब क्लाइंट ही सहमत हो जाए कि वकील साहब हम सहमत हैं, हमने आपको क्या बताया था कोर्ट में, आप क्या करिए बताइए। तो अधिवक्ता बता देंगे कि हमारे वकील ने क्या कहा। अब देखिए वहीं परंतु महत्वपूर्ण है, किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई संसूचना ये प्रकटन से संरक्षित नहीं होगी। तो एक दो उदाहरण बताइए, तो जो संसूचना या जानकारी दिया है क्लाइंट ने, वकील को दिया है और अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो दो उदाहरण देखिए, ए एक क्लाइंट है, आकर वकील साहब से कहा कि मैं बी की ज़मीन पर जा रहा हूं ज़बरदस्ती कब्जा करने, और जब मैं आऊंगा तो आप हमें क्या करिएगा, बचाव करिएगा। तो बताइए, क्या ये संसूचना प्रकटन से संरक्षित है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसूचना वकील साहब को दी गई थी किस उद्देश्य को आगे बढ़ाने? अवैध। अब दूसरा अपराध का एक देखिए, ये एक क्लाइंट है, वकील साहब के यहाँ आया, कहा कि मैं जा रहा हूँ अपराध करने और बी को लठियाऊंगा, हाथ पैर तोड़ूंगा, ग्रीवियस हर्ट करूंगा, अर्थात घोर उपहत करूंगा, और जब मैं मार कर आ जाऊंगा तो आप हमें क्या करिएगा,
बचा लीजिएगा, कोर्ट से सजा न हो पाए। तो बताइए ये संसूचना वकील साहब ओपन कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि ये संसूचना किसके लिए दी गई है? अवैध उद्देश्य को क्या बढ़ाने, आगे अग्रसर माने आगे बढ़ाने। दूसरा देखिए, परंतु ऐसा कोई भी तथ्य जो किसी वरिष्ठ प्लीडर, अटॉर्नी या वकील ने अपनी ऐसी हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में संप्रेषित किया हो, जिससे दर्शित हो कि उसके नियोजन के प्रारंभ के पश्चात कोई अपराध किया गया है या कोई फ्रॉड किया गया है। तो आइए अपराध करा दीजिए या फ्रॉड करा दीजिए। तो अभी मैं उदाहरण बताया भी था फ्रॉड का। जब वो क्लाइंट आया था तो दस्तावेज में 10,000 लिखा था कि बी को दिया है, और जब मुकदमा चलने लगा तो 10,000 की जगह कितना मिल गया वकील साहब को? 1 लाख। तो ज़्यादातर वकील कहते हैं कि चलो 1 लाख में हम भी 50% ले लेंगे, क्यों बताएं। लेकिन प्रकट की जा सकती है, क्योंकि क्लाइंट ने नियोजन के बाद क्या किया है? फ्रॉड। अब दृष्टांत आपको याद करने पड़ेंगे, दृष्टांत से एक क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दृष्टांत भाई, और आप लोग अब बताइएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हम करा दिए हैं। अब आपका कर्तव्य है कि बताइए कि ये जानकारी प्रकट की जाएगी कि नहीं। देखिए, कक्षीकार मने क्लाइंट क, अटॉर्नी मने वकील ख से कहता है कि मैं कूट रचना किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें। तो अब ये बताइए, क्या ऐसी संसूचना प्रकटन से संरक्षित है कि नहीं? तो फिर कंसेप्ट बनाइए। अगर कोई अभियुक्त अपराध कर दिया है और कर कर आ रहा है, वकील साहब के हैं कि आप हमारा बचाव करिए, तो ये संसूचना प्रकटन से पूरी तरह प्रोटेक्ट हैं, संरक्षित हैं, और वकील साहब आपका नहीं मने इसे प्रकट करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे। लेकिन तुरंत दिमाग में रहिए, दिमाग में रखिए इसको, इसी उदाहरण पर हम चेंज कर रहे हैं। एक क्लाइंट है, वकील साहब के पास आता है और कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ फर्जी दस्तावेज तैयार करने, और जब तैयार करके आऊँगा तब आप हमारा क्या करिएगा? बचाव। तो ये संसूचना प्रकटन से संरक्षित है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अवैध उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए क्या की गई है? दी गई। तो 2 पॉइंट याद रखिए। अपराध करके आके जानकारी दिया, तब तो भाई संरक्षित, और जानकारी देकर जा रहा है अपराध करने, तब संरक्षित नहीं। चलिए आ गया दूसरा। कक्षीकार क अटॉर्नी ख से कहता है कि मैं संपत्ति पर कब्जा कूट रचित विलेख के उपयोग द्वारा प्राप्त करना चाहता हूं, और जा रहा हूं मैं फर्जी दस्तावेज तैयार करने, और उस दस्तावेज के आधार पर बी की जमीन पर क्या करूंगा? कब्जा। और जब मैं फर्जी दस्तावेज बना लूंगा, कब्जा कर लूंगा, तो हे वकील साहब, आप तो विद्वान है लाके, आप हमारी क्या करिएगा? रक्षा करिएगा। तो बताइए, ये संसूचना प्रकटन से संरक्षित होगी कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये संसूचना किस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए? अब आए, सही बता रहे हैं। अगला देखिए, क पर गबन का आरोप है। तो गबन का आरोप है तो मैं बता ही दिया हूँ। ए पर आरोप है कि उसने गबन किया, दस्तावेज पेश किया और पता लगा कि रकम को ही क्या कर हो गया? बढ़ गया। तो ये संसूचना प्रकटन से संरक्षित है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि नियोजन के बाद क्लाइंट ने क्या कर दिया है? फ्रॉड। तो भाई गबन वाला याद रखिएगा, और मैं 2 बार उदाहरण बताया। हाँ? नियोजन मैंने रखना, वकील रखना, और नियोजन का प्रयोजन मैंने वकील रखने के लिए नहीं रख पाया। नियोजन का मतलब कि वकील रख लिया, वकालतनामा पर क्या कर दिया है? साइन। अब 127 देखिए, आपका धारा 126 दुभाषियों आदि पर भी लागू होगी। तो मैं बताया ही था कि जो काम सीधे नहीं किया जा सकता उसे टेढ़े भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी
इसको बैरक पर लिख लीजिए भाई। सिद्धांत पूछा जाता है, जो कार्य प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। इसको लिखिए, जो कार्य प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। ये किस सेक्शन में सिद्धांत समाहित है? 127। एक और धारा लिख लीजिएगा, 26 है ये। एक और धारा में ये सिद्धांत समाहित है, कौन सा? 26। दोनों धाराएं लिखिए, 127 भी और एक धारा और लिखिए 26। मैंने पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से की गई संस्कृति विसंगत। अब पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस से करता है तो 25, और सहकैदी कंडक्टर से ड्राइवर से कर दिया तो 26। तो 26 में सिद्धांत है। बस एक लाइन है, क्वेश्चन देखिए। धारा 126 के उपबंध दुभाषियों पर, यानी कि वकील साहब का जो ट्रांसलेटर होता है, आपका बैरिस्टरों, प्लीडरों, अटॉर्नी और वकीलों के लिपिकों पर, यानी कि जो क्लर्क होते हैं वकील साहब के पास और सर्वेंट होते हैं, उन पर लागू होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या वे प्रकट कर देंगे बातें? नहीं। कौन सी धारा? 127। अब 128 आ जाइए, 128 छोड़ दीजिए, 129 पूछा जाता है, विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं। आइए 129 में आपका पूछा जाता है, विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं। अब यहाँ आपका विवश नहीं किया जाएगा कि अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, कि दोनों? तो आपका विवश नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट याद रखिएगा। 129। बस एक उदाहरण देखिए, आप बताइए, अगर केंद्र सरकार कोई आपका विधि विधि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए तो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। और राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता। अनुच्छेद याद रखिए, अभी पूछा गया था, अनुच्छेद 165 में पूछा गया था अभी कहीं राज्य में भाई, महाधिवक्ता हैं। और अनुच्छेद आपका 76 में कौन है? तो आपका महान्यायवादी। सरकार ने कोई जानकारी, आपका कोई जानकारी महान्यायवादी से मांगी, महान्यायवादी ने उस संसूचना को सरकार को दिया, तो क्या ऐसी दशा में महान्यायवादी से पूछा जा सकता है कि आपने सरकार को क्या सलाह दी? बताइए तो। पूछा जाएगा कि नहीं? एक बात और याद रखिए, 126 केवल वकील और क्लाइंट में लागू होगी, और 129 कब लागू होगी? जब विधि सलाहकारों से कैसी संसूचनाएं मांगी गई हैं? गोपनीय। तो गोपनीय बातों को क्या रखा जाए? गोपनीय ही। और उन्हें आपका माने उन्हें प्रकट करने के लिए विवश किया जाए कि न किया जाए? न किया जाए। अब एडवोकेट जनरल ने क्या, देखिए आपका भाई जे वाले में भी यही झाम फंसा है। जे वाले में ये झाम फंसा है आपका ईडब्ल्यूएस का। मैं बता दूं, वैकेंसी लेट होने का कारण आपका यही है कि 10% जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है उसे दिया जाए कि नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मान लिया है हाई कोर्ट, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं माना है। अब क्या होगा क्या नहीं, क्या बताया जाए भाई? जब तक कि फार्म न आ जाए, आयोग में वैकेंसी ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मामला महीनों से लटका है। तो एपीओ हो सकता है कि इस माह आ जाए, लेकिन ये हो सकता है कि 1-2 माह क्या लगे अभी समय। वैसे हम भी चाह रहे हैं कि जनवरी 1 तक आए,
ताकि इधर जो सिलेबस है, जो संविधान इत्यादि क्या हो जाए, 1.5 पौने 2 माह में निपट जाए। वैसे दिसंबर या नवंबर में कम चांस है, क्योंकि अगर आयोग में आती है तो प्रक्रिया चलते चलते भी 20-25 दिन लग जाता है वैकेंसी निकलते निकलते। तो अभी अगर आती है तो अगली धारा देखिए भाई 129 के बाद 130 देखिए, जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना 130 में है। यानी कि जो साक्षी मुकदमे का पक्षकार नहीं है वह अपने हक विलेखों को पेश करने से क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है 130। 131 भी छोड़ दीजिएगा, 132 पूछा जाता है, इधर कम से कम चैप्टर निपटा दिया जाए। 133 बताया ही जा चुका है, तो 2 धाराएं हैं। 132 काफी महत्वपूर्ण है आपका, और 132 से भी लगातार क्वेश्चन बन रहा है। 134 से तो जे में भी आया, यूपीएपीओ में भी आया, और हमेशा क्वेश्चन बन रहा है। मैंने अच्छा क्वेश्चन इस पर दोनों धाराओं पर बनता है, अच्छे से इसको समझिए। 132 को देखिए, अगर कोई विटनेस या गवाह आया है तो कानून ये कहता है कि वह निफिक्र होकर, बिना किसी चिंता के और बिना किसी फिक्र के, जो भी वह बातें सत्य सत्य जानता है न्यायालय में प्रकट करे कि न करे, करे, लेकिन एक काम न करे, मिथ्या साक्ष्य न दे, फाल्स एविडेंस न दे। तुम आपका झूठ बोले कौवा काटे, यानी कि फाल्स एविडेंस देता है तो उसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जाता है। अब ध्यान में यही आपको दिमाग में बैठाना है कि अगर कोई गवाह आया है और उसको बाध्य किया जा रहा है कि वह बोले, तो गवाह को भी कानूनन कुछ प्रोटेक्शन, कुछ संरक्षण मिलना चाहिए कि अगर वह अपनी बात रखता है तो कानून उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे। तो भाई जबरदस्ती तो कहा गया कि आप बताइए, तो जब जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि आप ओपन करिए और व्यक्ति विटनेस या साक्षी या गवाह है, तो जब वह बातें बता रहा है तो गवाह की भी इच्छा है कि उसे भी कुछ क्या मिले, संरक्षण। तो क्या क्या संरक्षण मिला है, बहुत बड़ा संरक्षण मिला है, देखिए मैं बताऊंगा अभी। पहले आपका ये देखना है कि अगर किसी, ध्यान से समझिए इसको फिर एक बार, कंपेल्ड विटनेस, ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है। कंपेल्ड विटनेस का मतलब हुआ विश्वसनीय साक्षी, वैश्वासिक साक्षी, विश्वासिक नहीं, विश्वास वाला नहीं। मैं फिर बता दूं, विश्वास न मार दीजिएगा, बिलीव नहीं, वैश्वासिक। वैश्वासिक मतलब मजबूर किया हुआ साक्षी। मजबूर किया हुआ साक्षी का मतलब कि साक्षी को मजबूर किया जाए, दबाव दिया जाए, कंपेल्ड किया जाए कि वह प्रश्नों का क्या दे, उत्तर दे, और उत्तर दे। तो अब दिमाग ये लगाना है कि अगर गवाह को मजबूर किया जाता है तो आखिर ये किस किस धारा में कंपेल्ड विटनेस है। तो 3 धाराएं रट कर जाइएगा, शुरुआती दौर में बताया गया था 132, 147, 165, यानी कि 132, 147 और 165। 3 धाराएं रट्टा मार कर जाना इंटरव्यू और प्री के लिए। कंपेल्ड विटनेस कहाँ कहाँ, 3 जगह। अब आइए, जो क्वेश्चन यहाँ बना है इतना घुमा दिया है कि आप भी घूम जाएंगे, लेकिन मैं बता दूं, एक लाइन फिर बता दूं तब इस बैरक को शुरू किया जाए कि अगर गवाह को मजबूर किया गया कि वह उत्तर दे तो गवाह को संरक्षण भी मिलना चाहिए। और इसी सिद्धांत पर कौन सा सेक्शन आधारित है, 132। अब देखिए आपका, भाई मजबूर करिए और एक एक करके देखिए 132। इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर
उत्तर देने से सच क्षम्य नहीं होगा। यानी कि आइए अच्छे से इसको देखिए और देखिए कैसे झारखंड ने इतना कठिन मॉडल बनाया है। एक एक शब्दों को मैं तोड़ रहा हूँ तब मॉडल निकाला जाएगा। एक एक शब्द सा पढ़ना है। देखिए, कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल कार्यवाही या दांडिक कार्यवाही में, तो 132 सिविल मामलों में लागू होगी कि क्रिमिनल की, दोनों दोनों, इसमें कोई शक नहीं है। कार्यवाही में विवादक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा। यानी कि वह आधार बताए गए हैं जिस आधार पर गवाह क्षम्य नहीं होगा, यानी कि उसे क्षमा नहीं किया जाएगा, यानी उसे बाध्य किया जाएगा कि वह प्रश्नों का क्या दे, उत्तर। अब किस आधार पर? कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसा देगा, यानी कि वह उत्तर दे देगा तो वह स्वयं ही किस में फंस जाएगा, अपराध में। यानी कि उसके द्वारा अपराध का किया जाना क्या हो जाएगा, प्रकट। देखिए दूसरा, क्या उसकी प्रवृत्ति या टेंडेंसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में अपराध में फंसाने की होगी। यानी कि या तो अपराध में, माने अपराध कह सकते हैं कि आपका अपराध में फंसाएगा, या उसकी जो उत्तर की टेंडेंसी या प्रवृत्ति होगी, नेचर होगा, वह ये हो सकता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वह किस में फंस सकता है, अपराध, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। दूसरा देखिए, अथवा वह ऐसे साक्षी को किसी किस्म की शास्ति, यानी कि उस पर कोई क्या लग सकती है, शास्ति, यानी कि सेंशन, यानी कि जुर्माना लग सकता है, आपका प्रतिकर लग सकता है, सेंशन मने ये, या समपहरण हो सकता है। समपहरण यानी कि समपहरण का मतलब हुआ फॉर फ्यूचर, उसकी जो प्रॉपर्टी है वह क्या हो सकती है, जब्त हो सकती है। तो आप लोग खुद बताइए, क्या कोई गवाह इस आधार पर उत्तर देने से इनकार कर सकता है कि वह उत्तर देगा तो अपराध में फंसेगा? नहीं, उसे उत्तर देना ही होगा। क्या कोई गवाह इस आधार पर उत्तर देने से इनकार कर देगा कि उस पर सेंशन या शास्ति या अनुशास्ति लग जाएगी? नहीं, उत्तर देना ही होगा। क्या कोई गवाह इस आधार पर उत्तर देने से मना कर देगा कि उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी? नहीं, ये तीनों आधारों पर मना कर सकता है कि नहीं? तो क्वेश्चन झारखंड का, किन आधारों पर गवाह उत्तर देने से क्षम्य है? ये तीन आधार दिए थे और चौथा दिया था इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे? उल्टा दिमाग चलाना है, सीधा नहीं यहाँ। यानी कि फिर एक बार हम बता रहे हैं, क्योंकि उल्टा दिमाग चलाइए। अगर गवाह ये कहे कि मैं उत्तर दे दूंगा तो अपराध में क्या होऊंगा, फंस जाऊंगा, फिर भी उसे उत्तर देना होगा, क्षम्य नहीं है। अगर गवाह कहे कि मुझ पर जुर्माना या प्रतिकर लग जाएगा उत्तर देने में, फिर भी उसे उत्तर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गवाह कहे कि हमारी संपत्ति ही क्या हो जाएगी, जब्त, फिर भी उसे उत्तर। अब तुरंत दिमाग यहीं चलाइए अच्छे से। अगर किसी व्यक्ति को, गवाह को बाध्य किया जा रहा है कि वह उत्तर दे, तो कानूनन अगर वह उत्तर देता है तो उसे संरक्षण भी देना चाहिए। तो कानून ये कहता है कि अगर वह उत्तर दे दिया और उत्तर में ये आया कि वह स्वयं अपराध किया है, तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। उत्तर में ये आया कि यह तो जुर्माने या प्रतिकर का हकदार है, तो क्या जुर्माना वसूला जाएगा कि नहीं? नहीं, संरक्षण दिया गया। और उत्तर दे दे और पता लगे कि उसकी संपत्ति ही जब्त होगी, तो क्या जब्त होगी कि नहीं? नहीं, क्योंकि जब संरक्षण नहीं दिया जाएगा, कोई क्यों उत्तर देगा? लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, कैसा उत्तर देता है तो वह दायी होगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। तो कौन सा उत्तर दे, झूठा कि सत्य? मैंने यानी कि सत्य बातें बताए कि झूठ? झूठ।
तो झूठ बात बताएगा तो किसके लिए मुकदमा यहाँ चल सकता है? मिथ्या साक्ष्य दे। अब आपका बेयर एक्ट में परंतु ही पढ़ाना है। भाई पहली लाइन तो हम बता ही दिए, परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अधीन नहीं करेगा। यानी कि न तो उस पर कोई उस उत्तर के लिए मुकदमा चलेगा, न उसे गवाह को गिरफ्तार किया जाएगा और न ही कोई मुकदमा चलेगा। लेकिन अगर वह मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसके लिए क्रिमिनल कार्यवाही उसके खिलाफ की जा सकती है। यानी कि काफ़ी ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। भाई जिसको न समझ में आया हो फिर एक बार बताया जाए। आपका सीधे क्वेश्चन नहीं कभी बना है, इससे कैसे क्वेश्चन बना है इसको सीधे ना पढ़िएगा, दिमाग उल्ट मैंने दिमाग को घुमाकर इसको पढ़ाना है, पढ़ना है पढ़ाना है, क्योंकि ये सीधा नहीं है। फिर मैं एक बार बता दूं लास्ट में कि भाई अगर कोई गवाह आता है और उसे बात किया जाता है कि वह प्रश्नों का क्या दे उत्तर, तो कानून ये कहता है कि गवाह जब बाध्य किया गया है तो प्रश्न का अगर वह उत्तर दे देता है तो उसे कुछ संरक्षण भी मिलना चाहिए। तो अगर प्रश्न का उत्तर दिया और पता लगा कि यही अपराध किया है तो क्या कोई मुकदमा चलाया जाएगा कि नहीं? नहीं। अगर पता लगा कि ये तो जुर्माने या प्रतिकर का हकदार है, प्रतिकर वसूला जाए तो क्या वसूला जाएगा कि नहीं? नहीं। और पता लगा कि ये तो संपत्ति इसकी क्या हो जाएगी जब्त, तो क्या जब्त की जाएगी कि नहीं? लेकिन एक काम न करे, कौन सा? हाँ, फाल्स एविडेंस न दे। अगर फाल्स एविडेंस देता है तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क्रिमिनल मुकदमा अपराधी बताया जा चुका है। अब 134 आई है। 134 से यूपीजे और यूपीएपीओ दोनों में पिछली बार क्वेश्चन बना है। एक बिहारी सब पे भारी का सिद्धांत है यहाँ। एक बिहारी सब पे भारी यानी कि आपका वही सिद्धांत यहाँ भी अपनाइएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि किसी तथ्य को साबित करने, इस देखिए आपका हेडिंग बता दिया जाए भाई, साक्षियों की संख्या। तो साक्षियों की संख्या कहाँ दी गई है? 134 में। और फिर एक बार अच्छे से देखिए बेरक की भाषा, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी घटना को न्यायालय में प्रूफ करने के लिए साक्षियों की कोई स्पेसिफिक नंबर आवश्यक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 गवाह आए और 100 पक्षद्रोही हो गए, यानी कि होस्टाइल हो गए, और किसी मामले में एक ही गवाह था, वह होस्टाइल नहीं हुआ बल्कि अंत तक मजबूती से क्या करता रहा, गवाही देता रहा। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनाना है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कितनी संख्या, 1, 2, 3 और कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। ये 4 ऑप्शन रहेगा तो क्या मार कर आएंगे? हाँ, रट कर जाइएगा, क्या मार कर आएंगे? कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं। अब इसी को मैक्सिम पर पूछ लिया कि साक्षियों को तौला जाता है, उसकी गणना नहीं की जाती। यानी कि साक्षियों को तौला जाता है, गणना नहीं। यानी कि अगर 100 गवाह आए और 100 मुकर गए, कोई मतलब नहीं। एक ही गवाह रहा और वह तराजू पर खरा क्या किया, उतर गया, तो पर्याप्त होगा कि नहीं? होगा। दूसरा, साक्षियों की गुरुता आंकी जाती है, उनकी संख्या नहीं। तो चाहे दे दे तौला जाता है और चाहे क्या दे दे गुरुत्वा आंकी जाती है, ग्रेविटी, उसकी गंभीरता, न की संख्या। तो किस धारा में? यही पूछा गया था दोनों जगह। भाई फिर एक बार हम सिद्धांत दोनों बता दें।
साक्षियों की गुरुता आंकी जाती है, उनकी संख्या नहीं। किस धारा में? 134। और साक्षियों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता, कि किस धारा में? तो आपका क्या जवाब रहेगा? 134। किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्षी चाहिए? तो कोई विशिष्ट संख्या। सिद्धांत याद रखे, कौन सा सेक्शन चल रहा था? 134। इस प्रकार भाई इतना आपका 118 से उठाया गया और 134 तक, यानी कि आपका 20 10 30 4 34, यानी कि आपका 16 धारा आज पढ़ाई गई। तो आपका बुधवार तक चलेगा। वहीं 15 15 16 16 20 20 धारा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? समाप्त। 30 30 60, यानी कि 30 30 60 10 66 1 67, यानी कि आपका बचा ही कितना है? तो हो सकता है हो भी जाए, नहीं भी होगा तो रविवार को इस बार, क्योंकि बृहस्पतिवार से नया बैच नया सब्जेक्ट लगा दिया जाए। क्योंकि भाई रहने दीजिए, हम उठा देंगे, रहने दीजिए, बात